तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मंजुलिका ने भाग्यश्री के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि मंजुलिका किस तरीके से भाग्यश्री के खिलाफ माला देवी के कान भर रही है। वहीं दूसरी ओर माला देवी भाग्यश्री को रसोई में रहने को कहती हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाती है और चित्रांशु के साथ खिलौने देखने के लिए चली जाती है। वाह, कितनी सुंदर सुंदर खिलौने हैं और वो गुड़िया कितनी सुंदर है। अरे भाग्यश्री, तुम्हें ये गुड़िया पसंद है तो तुम ले लो। देखो, मैंने तो इनमें से ही गाड़ी खरीद ली है। अरे चित्रांशु, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैं परसों बाजार से कुछ सामान लेकर आया था ना, तो छोटे पापा ने मुझे पैसे दिए थे। अच्छा तो ठीक है, तुम दे दो पैसे खिलौने वाले भैया को। निहारिका को भी एक गुड़िया पसंद आती है और वो भी एक गुड़िया ले लेती है। तो भैया, आपके पैसे कितने हुए? बेटा, आपके पूरे मिलाकर 100 रुपए हो गए। ये लीजिए भैया। वो तीनों बड़े खुश हैं और एक दूसरे के खिलौने के बारे में बात करने लग जाते हैं। इसी चक्कर में भाग्यश्री तो भूल ही गई थी कि वो रसोई में खीर को ऐसे ही चढ़ा हुआ छोड़ आई है। हे राम राम राम, सत्यानाश हो गया। माला, ओ माला, अरे जल्दी रसोई में आओ। अरे ये कैसे हुआ? अरे ये तो मैं भी पूछ रही हूँ। अरे मैंने भाग्यश्री को कहा था कि वो 10 मिनट बाद गैस को बंद कर दे। कहाँ गई वो? क्या माला, वो तो बच्ची है। तुमने ऐसा काम एक बच्ची को क्यों दिया? अगर कहीं घर में आग वाग लग जाती तो? वाह जीजा जी, आपको तो भाग्यश्री को डांटना चाहिए और आप हैं कि उल्टा माला को डांटे जा रहे हैं। अरे दीदी, मैं उसे डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो उसे बस बता रहा हूँ कि ऐसे काम बच्चों को नहीं सौंपने चाहिए। अरे छोड़िए जीजा जी, अब मैं क्या कहूँ। तभी माला देवी थोड़ी उदास हो जाती हैं। अरे तू क्यों उदास होती है? रुक, अभी मैं भाग्यश्री को बुलाती हूँ। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ खिलौने खेल रहे हो? चलो अंदर, अभी बताती हूँ सबको। हाँ, मैंने ऊपर से देखा था, ये लोग खिलौने खेल रहे थे माँ। और तभी वो तीनों बच्चों को घर के अंदर रसोई में ले जाती है। उस समय भाग्यश्री बहुत डरी हुई थी। अरे ये मुझसे क्या हो गया? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तेरी वजह से तेरी सासू माँ को क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तुझे पता भी है? अरे क्या दीदी, उसे क्या पता, वो अभी बहुत छोटी है, इसलिए उससे ये सब हो रहा है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि गांव की जितनी लड़कियां ब्याह कर अपने ससुराल आती हैं, वो सब ऐसे ही करती हैं? नरसिंह देव चुप हो जाते हैं। बेटा, हमने आपसे एक काम करने को कहा और आपने ये काम भी सही से नहीं किया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। छोटी माँ, इसमें भाग्यश्री की कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो रसोई में काम कर रही है और मैंने ही उसे बुलाया था खिलौने लेने के लिए। अरे तूने बुलाया था, लेकिन दिमाग तो उसका है ना। वो क्यों गई बाहर जब उसे पता था कि माला ने उसे यहाँ रुकने को कहा? आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आज क्या हो सकता था। बेचारी भाग्यश्री काफी उदास हो जाती है और बार बार माला देवी से माफी मांगती है, लेकिन माला देवी आज बहुत ही गुस्सा थी। चलिए, अब आप लोग अपने कमरे में जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ काम पर। हाँ, जाइए आप भी। देखा माला, कैसे तेरा पति भाग्यश्री की तरफ से बोल रहा था आज। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं क्या करूँ दीदी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ इसे अपने मायके भेज दे कुछ दिन, और इसकी माँ को भी अच्छे से सुना दे तू। आप सही कहती हैं, मैं इसे सुधार नहीं पा रही हूँ तो क्या हुआ, अब इसकी माँ ही इसे सुधारेंगी। अब आएगा मजा। ठीक है दीदी, मैं शाम को भाग्यश्री की माँ को फोन करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ भाग्यश्री, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो मुझसे आज सारी खीर जल गई। ओह, तो खीर जल गई तो तुम्हें खाने को नहीं मिल पाई, इसीलिए परेशान हो। मैं यहाँ दुखी हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ और क्या, वैसे भी तुम जब दुखी होती हो ना, तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल छिपकली जैसा लगता है। अच्छा, और जब तुम रोते हो ना तो बिल्कुल बंदर लगते हो, तुम्हारा मुंह एकदम लाल हो जाता है। अच्छा, तो मैं बंदर लगता हूँ? अब देखो, हंसते हुए तुम कितनी अच्छी लग रही हो। हंसते तो तुम भी बहुत अच्छे लगते हो जितेंद्र। अच्छा भाग्यश्री, तुम मेरी थोड़ी मदद करो, आज स्कूल से बहुत सारा काम मिला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और दोनों लोग स्कूल का काम करने में व्यस्त हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर माला देवी और मंजुलिका आ जाती हैं। माँ, आप? भाग्यश्री, हम तुम्हें कल तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। अच्छा माँ, सच्ची?
वाह, मजा आएगा। कल मैं माँ से मिलूंगी। हाँ भाई जाओ, तो कुछ दिन हम भी चैन से रह लें। और माँ भाग्यश्री वापस कब आएगी? अभी वापसी का कुछ नहीं पता है। माला देवी के गुस्से को देखकर साफ लग रहा था कि मंजुलिका की बातों का अब उस पर असर होने लगा है। वहीं बेचारी भाग्यश्री तो छोटी बच्ची थी, उसे तो बस इसी बात की खुशी थी कि उसे अपने घर जाने को मिलेगा। इसीलिए उसे तो आभास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सासू माँ उससे गुस्सा है। ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लेना। जी माँ। और दोनों इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तो तुम कल जा रही हो भाग्यश्री? अरे तुम चिंता मत करो जितेंद्र, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम पिताजी के साथ मेरे घर चले आना। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। तो उस दिन भाग्यश्री खुशी के मारे सही से सो नहीं पाती और सुबह होने का इंतजार करती है। तो तुमने पैकिंग कर ली? हाँ माँ, आधी पैकिंग हो गई। वो माँ, मुझसे सारा सामान डल नहीं रहा था, बार बार बाहर निकल रहा था। तुमसे मैंने एक काम कहा, वो भी नहीं हो पाया। चलो तुम बैठो, मैं करती हूँ। माला सारा सामान पैक कर देती है। चलो बाहर, ड्राइवर अंकल गाड़ी में है, जाकर वहाँ बैठ जाओ। तब तक मैं तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवाती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, आप भी आ जाइए। तभी मंजुलिका वहाँ आ जाती है। देखा कितनी खुश लग रही है तेरी बहू। अब देखना, न जाने वहाँ जाकर क्या क्या कान भरेगी तुम्हारे बारे में। माला देवी कुछ नहीं कहती हैं। अरे समधन जी, आप यहाँ? और ये भाग्यश्री अचानक से? भानुमति ने जैसे ही अपनी बेटी और उसकी सासू माँ को देखा तो वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ी हुई है। वहीं भाग्यश्री दौड़कर हंसते हुए आती है और अपनी माँ को गले लगाती है। माँ, मैंने आपको बहुत याद किया। माँ, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम यहीं रहोगी। जी समधन जी, क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अगर आपकी बेटी को आपने कुछ सिखाया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता, ना मुझे इसे लेकर यहाँ आना पड़ता। क्यों, मेरी बेटी ने कुछ किया है क्या? भाग्यश्री बताओ, क्या किया है तूने? आपकी बेटी की वजह से हमारे घर में कलेश हो रहा है। अब मैं इसे ज्यादा नहीं झेल सकती, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ने आई हूँ। और इसके बाद माला वो किचन वाली बात और गाली वाली बात भी भानुमति को बता देती है। समधन जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ, बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। माँ, ऐसे मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। समधन जी, ऐसा मत करिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। दोनों को रोता हुआ देखकर माला को थोड़ी सी दया आ जाती है। ठीक है, हम कुछ दिन बाद भाग्यश्री को लेने आ जाएंगे, तब तक आप यहाँ पर सारे तौर तरीके इसे सिखाइए। ठीक है समधन जी, इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मैं इसे सब सिखा दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, बस मैं जा रही हूँ। लेकिन... और माला देवी वहाँ से चली जाती हैं और दोनों माँ बेटी भी कमरे के अंदर चले जाते हैं। ये क्या कर दिया तूने? हाँ, तुझे तो मैंने इतना कुछ सिखाया था शादी के पहले, और तूने सब बर्बाद कर दिया। माँ, ऐसा नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो तेरी सास यहाँ पर क्यों आई थी आज तुझे छोड़ने? नाक कटवा दी मेरी। माँ, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम इतनी नालायक निकलोगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने ही तुझे सिर पर चढ़ा कर रखा था, सब सत्यानाश कर रही है। माँ, आगे से गलती नहीं होगी। भानुमति पास में रखी हुई एक छड़ी को उठाती है और उससे भाग्यश्री को पीटने लगती है। ये ले, और ले, बोल, और करेगी गलती, बोल। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, मुझे छोड़ दीजिए। तभी कमलेश के स्कूटर की आवाज आती है और भानुमति उसे पीटना बंद करती है। अरे बेटी, तू यहाँ और रो क्यों रही है? क्या हुआ? पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। जी, आपकी समधन जी आई थी, उन्होंने भाग्यश्री की शिकायत की है हमसे, और इसके बाद वो सारी बात अपने पति को बता देती हैं। तो इसके लिए तुमने हमारी बेटी को मारा? तो मैं क्या करती, जिंदगी में पहली बार मैंने इसको मारा है। भानुमति, तुम ये भूल गई कि ये हमारी बच्ची है, अभी सिर्फ 10 साल की ही है, उसे रसोई का काम इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब तो इसका ब्याह हो गया है ना, अब तो इसे समझना ही पड़ेगा। लेकिन भानुमति, तुम्हें ये समझना होगा
कि वो भी बच्ची है, वो मार से नहीं समझेगी। तभी भानुमति अपनी बेटी के रोते हुए चेहरे को देखती है और वो भी रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे पापा सही कहते हैं, तेरी कोई भी गलती नहीं है बेटा। माँ लेकिन हमें उन लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं नहीं, अभी आप मत जाइए। माला जी ने खुद ही कहा है कि वो इसे लेने के लिए कुछ दिन बाद आएंगी। तब तक मैं भाग्यश्री को कुछ सिखा देती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो इसके बाद अगले दिन से ही भानुमति अपनी बेटी को घर के कामकाज और तौर तरीके सिखाना शुरू कर देती है। बेटा, मैंने तुम्हें दाल बनाना तो सिखाया था ना, लेकिन आज मैं तुम्हें तड़का लगाना भी सिखाऊंगी। ठीक है माँ। भानुमति बड़े प्यार से अपनी बेटी को दाल सही से बनाना सिखाती है और भाग्यश्री से अपनी आंखों के सामने ही दाल बनवाती है। एकदम अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगी। और हाँ, अभी अकेले खाना मत बनाना, ठीक है? वहीं दूसरी ओर 4 दिन बीत चुके हैं और प्रेमनाथ अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं। उनके दोनों बच्चे काफी खुश हैं कि पापा उन्हें लेने के लिए आए हैं और दोनों अपने पापा को गले लगाते हैं। बच्चों चलो, अपनी बड़ी माँ और छोटी माँ के पैर छू, फिर घर चलते हैं। प्रणाम छोटी माँ, प्रणाम बड़ी माँ। प्रणाम देवर जी। प्रेमनाथ घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि वहाँ पर नरसिंह देव आ जाते हैं। प्रेमनाथ, तू यहाँ से क्यों लेकर जा रहा है बच्चों को? मैंने तुझसे कहा था ना फोन पर कि तू यहाँ अपने बच्चों को लेने नहीं आएगा। अरे वरे कुछ नहीं, तू ये मत भूल कि मैं भी घर का मालिक हूँ। मैंने तो तुझे जाने के लिए नहीं कहा था। अच्छा, तो प्रेमनाथ भाई साहब ने पहले ही चुगली कर दी आपसे। ये कोई चुगली नहीं है दीदी, बस उसने मुझे फोन करके ये बताया था कि आप दोनों ने बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहा है। और माला, तुमने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई? अरे, आपको पता नहीं है कि चित्रांशु आपके बारे में क्या क्या बोल रहा था? मान गया माला तुमको मैं। अरे वो बच्चा है, उससे गलती हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम एक बच्चे को घर से बाहर निकालोगी। अरे नरसिंह, ऐसे लड़ाई मत कर, अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। अरे प्रेमनाथ, मुझे अच्छे से याद है कि जब मुझे तेरी जरूरत पड़ी थी तो तूने मेरी कितनी मदद करी थी, और आज जब तुझे मेरी जरूरत है तो देख, मैं तेरी एक मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ये मत सोच, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बीवी ने तेरे साथ ऐसा किया। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। अब मैं चलता हूँ। तुझे मेरी कसम है, अगर तू बच्चों को लेकर यहाँ से गया ना तो अच्छा नहीं होगा। तभी मंजुलिका धीरे से माला के कान में फुसफुसाती है। देख ले, इनके सामने तुझे भूल गया तेरा पति। अरे नरसिंह, ऐसा मत बोल। ठीक है, मैं बच्चों को यहीं छोड़ जाता हूँ। दोनों बच्चे अपने पिता से विनती करते हैं कि उन्हें वे छोड़कर ना जाएं। बच्चों, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, तो पिताजी की बात मानो। और वो वहाँ सबको प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं माला के मन में अब जहर घुलने लगा था। अब तो मुझे दाल बनानी आ गई है और मम्मी भी बाजार गई हुई है। ऐसा करती हूँ, आज दाल मैं बनाती हूँ, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। तो भाग्यश्री अपने छोटे छोटे हाथों से जैसे तैसे करके दाल बना लेती है और अब बारी आती है तड़का लगाने की। तेल गरम करती हूँ अब। उस समय भाग्यश्री तेज आंच पर तेल गर्म करती है और तड़का मारते समय आंच तेज होने के कारण जैसे ही वो बर्तन में मिर्ची डालती है, वैसे ही आग की लपटें ऊंची उठती है, जिससे वो डर जाती है और अचानक से पीछे की ओर हटती है। वो नीचे गिर जाती है और वहाँ रखे घड़े से उसका सिर टकरा जाता है। वो जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तो भाग्यश्री जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद भानुमति माया के साथ बाजार से वापस आ जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? उठ बेटा उठ। अरे जल्दी से उठाओ इसे, हुआ क्या है? उठ बेटी, बेटा क्या जरूरत थी मेरी गैर मौजूदगी में खाना पकाने की? हे राम, हाथ में थोड़ी चोट भी आ गई है। मम्मी। दोनों भाग्यश्री को उठाते हैं और जाकर बिस्तर में लेटा देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि बिटिया को ज्यादा चोट नहीं लगी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। चिंता मत करो दीदी, ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। भानुमति को ऐसे भाग्यश्री की चिंता करते देख माया थोड़ी भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो भी अपनी बेटी प्रिया को याद करने लगती है। अरे माया, मुझे पता है तुम्हें प्रिया की याद आ रही है ना, चिंता मत करो, हम चलेंगे ना उसके घर उससे मिलने। हाँ मम्मी, मुझे भी उससे मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं।
चाची, क्या हुआ आपको? लगता है कोई गड़बड़ हुई है। अब तो मुझे चिंता हो रही है। माया, चलो मेरे साथ दूसरे कमरे में। आओ यहाँ। भाग्यश्री, तुम इसी कमरे में आराम करो। हम और चाची कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, ठीक है? जी मम्मी। माया, आखिर क्या बात है? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? देखो, अपने मन की बात हमें बताओगी तो तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा। मेरी प्रिया के ससुराल में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है दीदी। वो बहुत दुखी है। क्यों? आखिर क्या हुआ है? प्रिया की सास और ससुर उसे बहुत तंग करते हैं। उसे जरा जरा सी बात के लिए बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। हे भगवान! और जब भी मैं और इसके पापा अपनी बेटी को फोन लगाते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और हमें उससे बात नहीं करने देते। इसके पापा अभी उसी के ससुराल ही गए हैं। तभी मैं सोचूं कि तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन कैसे दीदी? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपनी बेटी को लाकर घर पर भी तो नहीं बैठा सकती ना। लोग क्या कहेंगे और ये समाज क्या कहेगा? तुम चिंता मत करो, हम और कमलेश चलेंगे प्रिया के ससुराल। हम सब मिलकर उनके सास और ससुर से बात करेंगे। तो उसके बाद भानुमति अपनी देवरानी को खूब समझाती है और दिलासा देती है। तो अब देखना ये था कि दोनों बेटियों के साथ आखिर क्या होने वाला था। पापा, आपको मेरा जन्मदिन तो याद है ना? नहीं बेटा, कब है? क्या पापा, आप मेरा जन्मदिन भूल गए? बेटा, तेरे पापा को अपने बच्चे का जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन दूसरों के बच्चे का बहुत याद है। अरे माला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस नाटक कर रहा था। मुझे अपने बच्चे का जन्मदिन याद है, 16 नवंबर। हाँ पापा, बिल्कुल सही। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। माँ, मेरा बर्थडे खूब धूमधाम से मनाया जाएगा ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरा एक ही तो राजा बेटा है। और जितेंद्र खुशी के मारे उछलने लगता है। अरे तो मैं भाग्यश्री को भी ले आता हूँ उसके घर से, और साथ ही उसके परिवार को भी न्योता दे दूंगा। अरे वो छुट्टी बिताने गई है, उसे थोड़ा वक्त और छुट्टी बिताने दो। कोई बात नहीं, ले आएंगे। दरअसल माला ने नरसिंह देव को ये बात नहीं बताई थी कि वो गुस्से में अपनी बहू को उसके मायके छोड़ आई थी। अरे तो कोई नहीं, अपने पति के जन्मदिन के दिन तो उसे आना ही होगा। उसके बाद भले ही वापस चली जाए। अरे छोड़िए ना उसे। नहीं, ये क्या बात हुई? इतने सारे मेहमान आएंगे, हम सारे मेहमानों के सामने क्या जवाब देंगे? मैं जितेंद्र के बर्थडे के 2 दिन पहले उसको ले आऊंगा। और उसके बाद जितेंद्र का जन्मदिन आने में 2 दिन बाकी थे और नरसिंह देव अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। प्रणाम समधी जी, आइए बैठिए। प्रणाम समधी जी, आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई हमें। अरे अरे समधन जी, मेरे पास बैठने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है समधी जी? अरे भाई, आपके जमाई का 2 दिन बाद जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसकी धर्मपत्नी को लेने के लिए आया हूँ। और हाँ, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। अरे लेकिन समधी जी। अरे समधी जी, समय बर्बाद मत कीजिए, चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। तब तक आप मुझे कुछ खाने को तो दीजिए, बड़ी जोर की भूख लगी है भाई। जी जरूर जरूर। तभी भानुमति नरसिंह देव को अपने हाथ के बनाए हुए लड्डू और पेड़े देती है और इसके बाद पैकिंग करना शुरू कर देती है। ओहो, ये लड़की बाहर खेलने गई थी और अभी तक नहीं आई। कितना भी समझाऊं मैं इसे, समझती ही नहीं है। अरे खेलने दो, अब तो ससुराल जा रही है बेचारी। तो थोड़ी देर बाद भाग्यश्री भी खेलकर वापस आ जाती है। वो जैसे ही अपने ससुर को घर में देखती है, वैसे ही उनके पैर छूती है। बेटा, 2 दिन बाद जितेंद्र का जन्मदिन है, वहीं चलने की तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे पापा मम्मी। जन्मदिन यानी कि बहुत मजा आने वाला है। वहाँ पर बहुत सारी टॉफियाँ भी होंगी ना? हाँ बेटा, टॉफियाँ, आइसक्रीम और गिफ्ट्स भी। तो पापा, क्या मुझे भी कोई गिफ्ट मिलेगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जितेंद्र तुम्हारा पति है ना, इसीलिए उसके सारे सामान पर तुम्हारा हक है। लेकिन जितेंद्र तो बंदर है, बंदर। पता नहीं अपने खिलौने मुझे छूने भी देगा कि नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बेटा, अगर वो बंदर है तो तुम बंदरिया हुई। अरे नहीं। तभी उसकी माँ भानुमति कमरे से पैकिंग करके सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है। भाग्यश्री, तुम अपने पति को ये क्या बोल रही हो? बेटा, अपने पति को कभी भी ऐसे नहीं बोलते। अरे क्या समधन जी, आप भी बच्चे को क्या समझा रहे हैं? बच्चे इन्हीं सब हरकतों के लिए ही तो मशहूर है। इनको थोड़ा अपना बचपना जीने देना चाहिए, मेरा तो भाई यही मानना है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही समधे जी।
आपके विचार वाकई में बहुत उच्च हैं। देखिए, भले ही आपकी बेटी का विवाह हमारे घर में हुआ है, लेकिन मैं भी एक बच्चे के मन को अच्छे से समझ सकता हूँ। भानुमति और कमलेश उनकी इन सभी बातों से काफी प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि माला देवी गुस्से में भाग्यश्री को यहाँ छोड़ गई थी। आप सभी लोग आराम से पीछे बैठ जाइए, ठीक है? तो सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर मंजुलिका माला देवी को न जाने क्या क्या सिखा रही थी। देखा माला, आजकल तेरा पति तेरी बात भी नहीं सुनता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये लड़की सब कुछ बर्बाद न कर दे। चल, तुझे समझ में तो आया कि ये लड़की तेरे लिए बहुत हानिकारक है। और तभी थोड़ी देर बाद नरसिंह देव सभी के साथ घर वापस आ जाते हैं। माला, माला, आ गए हैं सब। जी आई। तो आप सब बैठिए, आराम कीजिए, मैं जरा जरूरी काम से जाकर आता हूँ। लो, आ गई आफत। अरे ये क्या, उसके माँ बाप भी आ गए। जरा भी शर्म नहीं है इन्हें, मुंह उठाकर चले आए। माँ जी प्रणाम। मासी माँ प्रणाम। अपने मायके से कुछ सीख कर आई हो या पहले जैसी ही हरकतें करोगी? भानुमति और कमलेश उसकी ये बात सुन लेते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं। उन दोनों पर न जाने उस वक्त क्या बीत रही होगी। तो भाग्यश्री और उसके माता पिता माला देवी के घर में आ चुके हैं और उनका सारा सामान उनके कमरों में रखवा दिया गया है। भाग्यश्री तुम आ गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और निहारिका भी उसे देखकर हंसती है। वहीं प्रियतारा उसे देखकर मुंह बनाती है। थोड़ी देर में नरसिंह देव वापस आ जाते हैं। अरे ये क्या, इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो कहकर गए थे कि जरूरी काम से जा रहा हूँ। बस वो काम फोन पर ही करवा दिया मैंने सोचा थोड़ा वक्त समधी जी के साथ भी बिता लूं। अच्छा, धन्यवाद। समधी जी, आइए चलिए बाहर बैठते हैं और थोड़ा गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। हाँ, चलिए चलिए। और दोनों लॉन एरिया में चले जाते हैं। वहीं भाग्यश्री और भानुमति जितेंद्र के कमरे में जाते हैं। अरे तुम सो रहे हो? उठो, मैं आ गई। अरे भाग्यश्री, तुम कब आई? अरे माँ प्रणाम। सदा खुश रहो मेरे जमाई सा। अरे हम लोग तो कब के आ गए हैं और तुम कुंभकर्ण की तरह यहाँ पर सो रहे हो? अरे पगली, मैं भी क्रिकेट मैच खेल कर आया था ना, तो थक गया था, इसीलिए सो गया। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया ना कि अपने पति जी को कभी भी ऐसा नहीं बोलते, फिर क्यों अपनी माँ की बात नहीं सुनती हो? अरे कोई बात नहीं माँ, हम लोग तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और जितेंद्र का जन्मदिन आ जाता है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। अच्छा, स्वर्ग देखा है क्या तुमने? हाँ, ये स्वर्ग ही तो है। हाँ, अपने जीवन में तुमने कभी देखी है इतनी शानदार और सुंदर सजावट? नहीं मासी माँ, कभी नहीं देखी। मासी माँ, भाग्यश्री, ये बताओ मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरा राजा बेटा। हाँ, बहुत अच्छा है। इसे मैं आज शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में पहनूंगा। ओहो, तब तो मेरा बेटा एकदम हीरो लगने वाला है। चल ठीक है, तू जाकर अपनी तैयारी कर, मैं भी जाकर काम करती हूँ अब। और तुम भाग्यश्री, जाकर अपनी सासू माँ का हाथ बटाओ, खुद से भी काम कर लिया करो, हर बात कहनी पड़ती है, काम चोर कहीं की। जी मासी माँ, जा रही हूँ। वो किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ और उसकी माँ रसोई में थी। दोनों मिलकर कुछ और औरतों के साथ पकवान बनाने की तैयारी कर रही हैं। माँ, मैं कुछ मदद करूँ? हाँ बेटा, ये ले, और तू भी गोल गोल बना जैसा मैं बना रही हूँ। जरा अच्छे से बनाना, कहीं बिगाड़ मत देना। जी सासू माँ। भाग्यश्री के लड्डू काफी गोल गोल बनते हैं और वहाँ उपस्थित सारी औरतें उसकी खूब तारीफ करती हैं, जिससे माला को भी थोड़ा अच्छा लगता है। भाई माला, तुम्हारी बहू को तो मान गए, बहुत अच्छे से लड्डू बनाए हैं इसने। हाँ, काफी समझदार जान पड़ती है, भाई नजर न लगे, बहुत प्यारी है तुम्हारी बहू। ये तो है, बहू किसकी है आखिर। और उसकी माँ भी ये सब सुनकर काफी प्रसन्न होती है। तभी थोड़ी देर बाद निहारिका वहाँ आ जाती है और उसे इशारा कर वहाँ से चलने के लिए कहती है। सासू माँ, मैं जाऊँ क्या? निहारिका बुला रही है मुझे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जाओ। ठीक है, चलो निहारिका, चलो। तो वहाँ पर प्रियतारा भी कुछ और बच्चियों के साथ थी, जिनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है और प्रियतारा हाथ में मेहंदी का कीप लिए हुए थी।
ओहो, तुम इसे क्यों नहीं आई निहारिका? मैं इसके हाथों में मेहंदी नहीं लगाने वाली हूँ। ठीक है प्रियतारा, तुम्हें मेरी मेहंदी नहीं लगानी तो कोई बात नहीं। लेकिन निहारिका उसको इशारों में रिक्वेस्ट करने लगती है। अच्छा लाओ, लगा देती हूँ। तो वो भाग्यश्री के मेहंदी लगा देती है और उसके बाद निहारिका को भी। वाह प्रियतारा, तुम्हें तो बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। हाँ, ये तो है। तभी वहाँ से मंजुलिका गुजर रही होती है। भाग्यश्री, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। मेरी बेटी से मेहनत करवा रही है, बहुत बनती है ना तू। तेरे पर तो मैं काट कर ही रहूंगी। और वहाँ से जाकर एक मेहंदी की कीप निकालकर उसे काट देती है और जितेंद्र के कमरे में जाने लगती है। कमरे में जितेंद्र बैठा होता है। ओहो, ये तो अभी भी कमरे के अंदर ही है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कब आएगा ये बाहर? तभी थोड़ी देर बाद चित्रांशु जितेंद्र के दोस्तों के साथ आता है। मंजुलिका उन सबको देखते ही छुप जाती है। अरे देख जितेंद्र, तेरे दोस्त आए हैं। और भाई कैसा है? जन्मदिन मुबारक हो। अरे भाई तू कमरे के अंदर क्या कर रहा है? चल ना, थोड़ा बाहर चलते हैं। हाँ यार चल। अरे हाँ भाई, चलो चलो। और सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मंजुलिका चुपचाप से जितेंद्र के कमरे में आकर उसकी बर्थडे वाली ड्रेस को खोजने लगती है। आखिर मिल ही गई। मैं भी पागल हूँ, यहीं सामने तो रखी है। खैर, अब मैं लगाऊंगी इसमें इस मेहंदी का दाग और नाम लगा दूंगी भाग्यश्री का। वैसे मानना पड़ेगा मंजुलिका, तू है बड़ी तेज। थोड़ी देर बाद जितेंद्र अपने कमरे में आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ माँ माँ, जल्दी आइए। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? हाँ बेटा, आखिर क्या बात है? क्या हुआ बताओ। आज मैं इसे अपनी बर्थडे पार्टी में पहनने वाला था और इसका ये हाल हो गया है। न जाने किसने किया होगा ये। बेटा रो मत, आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। रुक, अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ और तेरे लिए नया ड्रेस मंगवाती हूँ। माला वहाँ से जाती है और अपने पति को बुला कर लाती है। अरे देखिए ना जितेंद्र के पापा, कितना रो रहा है बेचारा मेरा बच्चा। अरे अरे बेटा तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। पापा, मुझे बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे नहीं पता अभी क्या भी। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और तेरे लिए अभी एक नया ड्रेस लेकर आता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। अब खुश? चल अब रो मत मेरे बेटे। और उसके बाद नरसिंह देव तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर नई ड्रेस लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अरे माला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये गंदी हरकत की किसने होगी। वही तो, कौन कर सकता है? क्या हुआ? जितेंद्र रो क्यों रहा है माँ? माला देवी उन सबके हाथों में मेहंदी देखती है और गुस्सा हो जाती है। ये तुम्हारे हाथ में मेहंदी और प्रियतारा के हाथ में भी मेहंदी? सच सच बताओ, जितेंद्र के कपड़े पर दाग किसने लगाया? तो सभी बच्चे उस कपड़े का दाग देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे माला, मेरी बेटी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ हाँ मासी, मैंने कुछ भी नहीं किया। जल्दी बताओ, किसने किया ये सब? जितेंद्र, मैं सच कहती हूँ, मैंने नहीं किया ये काम जरूर भाग्यश्री का ही होगा। मैंने देखा था ये पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली थी, तभी इसने जानबूझकर ये दाग लगाया होगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये पानी पीने के लिए वहाँ से उठी तो थी। भाग्यश्री, ये बात सही है? उठी थी तुम? बोलो भाग्यश्री। हाँ माँ, मैं गई थी पानी पीने, लेकिन तभी बीच में मंजुलिका बोल पड़ती है। देखा माला, मैंने कहा था ना ये पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। अब तो पूरा यकीन हो गया कि ये सब इसने ही किया है। माँ, मैं पानी पीने गई थी, लेकिन सच्ची में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कसम से। भाग्यश्री, तुम बहुत गंदी हो। तुमने मेरी ड्रेस क्यों खराब की? जितेंद्र, नहीं, मैंने नहीं किया, मेरा यकीन करो। लेकिन दीदी, आप तो काम कर रही थी ना, तो आपने कैसे देखा उसे? हम वहीं पर तो काम कर रहे थे और वो कमरे के बाहर। अच्छा दीदी, और बताइए, आगे बोलिए। मंजुलिका हड़बड़ा जाती है। माला को उस पर शक होने लगता है। भाग्यश्री, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? तुम ही तो इसके कमरे में रहती हो, और कौन आता है? अरे वही तो तब से मैं भी कह रही हूँ, मान ही नहीं रहे मेरी बात। मैंने सोचा था तुम अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ से आने के बाद भी इतनी गड़बड़ी करोगी।
सासू माँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहीं निहारिका भी उसका साथ देती है। आज तुम जितेंद्र के जन्मदिन में उपस्थित नहीं रहोगी, समझी? यहीं बैठो। माला की बात सुनकर मंजुलिका खुश हो जाती है, लेकिन अपनी बहन के सामने अच्छा होने का नाटक करती है। अरे बहन छोड़ दे, बच्ची है, थोड़ा पार्टी एंजॉय कर लेगी। अरे दीदी, अगर बच्ची है तो हरकतें भी तो बच्चे वाली होनी चाहिए ना। जब देखो कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। अरे आज के लिए इसे माफ कर दे। दीदी आप भोली हैं, आप माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। अरे माला मान भी जा, आज तेरे बेटे का जन्मदिन है, अपना मूड मत खराब कर तू। ठीक है, दीदी कह रही हैं इसीलिए मैं मान गई। आ जाना नीचे शाम को। तभी घर का नौकर बबलू काका वहाँ आ जाते हैं। मालकिन, नीचे कोई बिजली वाले बुला रहे हैं आपको। हाँ काका आप जाइए, हम दोनों आते हैं। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री और निहारिका इस बात से परेशान हो जाते हैं। देखा निहारिका, कर दी ना इसने गड़बड़। मैंने तो कहा ही था कि इसकी मेहंदी नहीं लगाते हैं। और इसके बाद भाग्यश्री जितेंद्र को समझाने लगती है। वहीं जितेंद्र भी भाग्यश्री से गुस्सा हो गया था। बेटा देख, तेरा नया ड्रेस आ गया, ये तो उससे भी अच्छी है ना बेटा? मम्मी, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है, मुझे वही चाहिए। बेटा लेकिन ये भी उतना ही महंगा है जितना पिछला वाला ड्रेस था। बेटा एकदम सेम टू सेम तो नहीं मिला बाजार में, इसमें क्या कमी है भला? नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं पहनूंगा। जितेंद्र बेटा पहन लो, ऐसा नहीं करते। देखो तुम्हारे पापा कितनी दूर से लेकर आए हैं ना, ऐसा करोगे तो तुम्हारे पापा को कितना बुरा लगेगा, सोचो। बेटा मम्मी की बात मानो, पहन लो इसे। और बहुत समझाने के बाद आखिर वो मान ही जाता है। ठीक है, मैं पहन लूंगा, बस खुश। वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री जाकर ये सब बात अपनी मम्मी को बताती है। बेटा ऐसे नहीं रोते, अपने आप को मजबूत बनाओ। ससुराल में ये सब होता रहता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से जरूर बात करूंगी। ठीक है माँ। अच्छा रो मत, ये बता कि तू अपने पति के जन्मदिन में क्या पहनेगी? माँ मैं वो पीला वाला लहंगा पहनूंगी। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया। खैर कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है और जितेंद्र के बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। जितेंद्र, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दोस्त। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। थैंक यू मेरे भाई। हैप्पी बर्थडे जितेंद्र। जितेंद्र गुस्सा था, इसलिए उसे जवाब नहीं देता। जितेंद्र, तुम्हें पता है मेरे गिफ्ट के अंदर क्या है? मुझे नहीं पता। इसके अंदर तुम्हारा पसंदीदा क्रिकेट का सेट है। सच्ची में? हाँ जमाईसा, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है ना, इसलिए हम सभी ने ये गिफ्ट आपके लिए पसंद किया है। थैंक यू माँ। 2 कौड़ी का गिफ्ट क्या मिला, बड़ा खुश हो गया। बेवकूफ लड़का। अच्छा चलो बेटा, अब जल्दी से केक काटो। ठीक है पिताजी। और जितेंद्र केक काटने लगता है। सभी लोग खुशी खुशी ताली बजाते हुए उसे बर्थडे विश कर रहे थे। माँ, पापा, ये लीजिए। इसके बाद जितेंद्र सभी को एक एक करके केक खिला देता है। देखो मुझे आज कितने सारे गिफ्ट मिले हैं। भाई जरा एक खोलकर तो देखो कि क्या है। हाँ दिखाओ दिखाओ। और वो गिफ्ट दिखाने लगता है। झूमर नीचे गिरने लगता है। अरे सभी हट जाओ। इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाता, उसकी आवाज से भाग्यश्री पीछे हट जाती है। वो झूमर नीचे गिर जाता है। चित्रांशु जितेंद्र को धक्का देकर हटा देता है, लेकिन झूमर उसके पैर पर लग जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है। चित्रांशु, मम्मी देखो, चित्रांशु को क्या हो गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब क्या अपशकुन हो रहा है मेरे बेटे के जन्मदिन में? हे राम 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 राम। अरे जल्दी से उठाओ चित्रांशु को। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? समधी जी, जल्दी से चित्रांशु को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ समधी जी। और उसे उठाकर गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं सभी लोग इस हादसे से सदमे में आ गए थे। नरसिंह जी, ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? हाँ, लेकिन उसे 1 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। ये सब किसने किया होगा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माला। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर किसी ने किया है।
ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। माला, ये सब पता लगाने का बस एक ही तरीका है, पुलिस। आप बिल्कुल सही कहते हो जी। अब पुलिस ही पता लगाएगी कि कौन ये सब कर रहा है। अगर चित्रांशु ने मेरे बेटे को आज बचाया ना होता तो इसकी जगह यहाँ मेरा बेटा होता। हाँ जीजा जी, आप ऐसा ही करिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एक दिन बाद चित्रांशु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसे ठीक होता हुआ देखकर सब लोग काफी खुश थे। चित्रांशु, तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, सच में तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरे बेटे की जान बचाई। बड़ी माँ, ये तो मेरा फर्ज था। मैं कैसे अपने भाई को चोट लगते हुए देख सकता हूँ। सच में तू बहुत अच्छा है। तभी निहारिका भी अपने भाई को प्यार से गले लगा लेती है। चित्रांशु ने सिर्फ जितेंद्र की नहीं बल्कि मेरी बेटी की भी जान बचाई है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चित्रांशु, तुम वाकई में एक असली हीरो हो। क्या हुआ बेटा? बेटा, तुझे चक्कर तो नहीं आ रहे हैं ना? कुछ खाएगा? नहीं मासी माँ, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ और भूख भी नहीं लग रही है। बेटा, तू चिंता मत कर। अगर किसी ने ये सब जानबूझकर किया है ना, तो उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में वो इंसान पकड़ा जाएगा जिसने ये सब किया है, या फिर ये सब एक एक्सीडेंट ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।